अब हम हिस्ट्री के बारे में सऊदी अरेबिया की कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ऑटोमन्स के कंट्रोल में रहा है, ख़ास तौर पे हिजाज़ का हिस्सा और नजद का हिस्सा भी ये ऑटोमन्स जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखे हुए थे और ये काफ़ी अरसे से उन्हीं के कंट्रोल में था। ये वाला हिस्सा मुख्तलिफ़ रूलर्स जो हैं वो इस पर रूल करते थे, लेकिन एक आदमी एक रिलीजियस फिगर जो हैं वो पैदा हुए रियाज़ में, यानी नजद के एरिया में, जिनको कहते हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। वो 1703 में, ये 1703 वही ईयर है जब शाह वलीउल्लाह पैदा हुए पाकिस्तान में। तो उन्होंने रियाज़ में पहले तो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आज भी हम्बली स्कूल ऑफ थॉट जो है बहुत प्रोमिनेंट है, उनके अंडर एजुकेशन हासिल की और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो सुन्नी अकायद हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर सूफ़ी शराइन्स और सूफ़ी शराइन्स के ऊपर जो डांस या जो भंगड़ा भुंगड़ा होता है या जो डांस होता है, जैसे हमने देखा टर्किश डांस, और फिर उसके बाद जिनको समा की महफ़िलें बोलते हैं, और उसके बाद सूफ़ी शराइन्स के ऊपर वो कहते हैं कि जो ये जाना और उनको वेनरेट करना वो एक तरह से आइडोलेट्री के बराबर है, जिस तरीके से हम बुतों की परस्तिश करते हैं। तो उन्होंने उसको अटैक करना शुरू कर दिया और क्रिटिसाइज़। उनका ये नज़रिया था कि सिर्फ़ कुरान और हदीस जो हैं वो टोटल गाइडेंस बनाते हैं और इनके दरमियान में किसी को नहीं आना चाहिए। खुदा और इंसान के रिश्ता डायरेक्ट होता है, उसके दरमियान में कोई मीडिएटर मौजूद नहीं है। इनकी फ़िलासफ़ी जो है वो तकरीबन वही फ़िलासफ़ी थी जो इब्न तैमिया जो थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं सीरिया में ये बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, ख़ास तौर पर अब कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। शायद 15th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी के शुरू में ये इब्न तैमिया जो है वो भी प्योरिटैनिकल मूवमेंट या प्योरिटैनिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके कायल थे, और वो ये समझते थे कि तकलीद यानी कि किसी भी एक जो इमाम है उसके पीछे चलना वो ठीक नहीं है, बल्कि उस इमाम की वो बातें मान लेनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बिल्कुल मुताबिक हैं, और अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक नहीं है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये सारे इमामों के ऊपर यकीन रखने के बराबर भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुरान और हदीस जो है वो फ़ाइनल आपको गाइडेंस पाथ देता है। और जो ख़ास तौर पे सूफ़ी मज़हब है उस वक़्त काफ़ी प्रोमिनेंट था 14th सेंचुरी में, तो उसको वो क्रिटिसाइज़ करते थे, कहते थे कि ये सही कुरान और हदीस के रास्ते से अलहदा जुदा जुदा रास्ता है। दूसरी तरफ इनके जो मानने वालों में जो पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स थे उसमें एक शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी थे, फिर बाद में हसनुल बन्ना भी आए, और भी कुछ जैसे कि सैयद कुतुब का नाम बहुत बड़ा है, सैयद कुतुब, हसनुल बन्ना, और उससे पहले शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये सारे के सारे उन्हीं को। इब्न तैमिया जो है पॉलिटिक्स और इस्लाम को भी यूनाइट करते थे कि पॉलिटिकल इस्लाम, क्योंकि इस्लाम और खिलाफत का नज़रिया जो है उसको काफ़ी प्रोपेगेट करते थे। आज जो अलकायदा और दाइश की जो मूवमेंट है वो भी इसी नज़रिए के ऊपर है, और इस नज़रिए को कभी कभी वहाबी नज़रिया भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग सलफ़ी नज़रिया बोलते हैं। सलफ़ी का मतलब है कि जो इस्लाफ़, जो सही बुज़ुर्ग थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन, उनकी तकलीद या उनके रास्ते के ऊपर अमल करना, तो उसको वो सलफ़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग वहाबी भी बोलते हैं, और कुछ लोग टॉन्ट करने के अंदाज़ में नजदी भी बोलते हैं इनको। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी ऑलमोस्ट उसी प्योरिटैनिकल जो इन्फ्लुएंस हैं उसी के अंदर चलते आए हैं।
तो इब्न तैमिया का असर हम कह सकते हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पे था। और पॉलिटिकल इस्लाम के चूँकि ये कायल थे तो इनको सबसे बड़ी, इवन इनकी फैमिली भी इनके ख़िलाफ़ होगी क्योंकि वो भी ट्रेडिशनल इस्लाम के ऊपर यकीन रखते थे। इनके जो प्यूरिटेनिकल आइडियाज़ थे उस वक़्त की यहाँ की रूलिंग जो एलीट थी, जो इब्ने सऊद ख़ानदान था, वो इनके मुतक़द हो गए, इनके फॉलोअर्स बन गए और उसके बाद फिर एक नई इम्पीटस, एक नई पावर मिली इन नज़रियात को, जो सलफ़ी नज़रियात या फिर वहाबी नज़रियात और या फिर उनको प्यूरिटेनिकल नज़रियात बोलते हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और आखिरकार नजद के ऊपर कब्ज़ा हो गया सऊद ख़ानदान का। लेकिन हिजाज़ के ऊपर कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल था और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी था क्योंकि यहाँ पे होलीस्ट प्लेसेस मौजूद थी। लेकिन उनके आइडियोलॉजी इस जगह के ऊपर आ रही थी, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना में। और मक्का में ख़ास तौर पर 18th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में जो भी मुसलमान यहाँ पे आता था वो इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर वापस जाता था। हमें पता है कि 18th और 19th सेंचुरी में शाह वलीउल्लाह यहाँ पे आए पढ़ने के लिए मक्का में, क्योंकि स्टीम शिप आ चुकी हुई थी तो हिंदुस्तान से वो स्टीम शिप के ज़रिए से यहाँ पे आते थे मक्का में। तो वो भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस लेके गए उस मूवमेंट का जो कि आ चुका था मक्का में। शेख ताहिर के वो स्टूडेंट रहे और उसके बाद वो इन्फ्लुएंस लेके गए, लेकिन उन्होंने जो तसव्वुफ़ का इल्म है वो भी नहीं छोड़ा। तसव्वुफ़ व सूफ़ी भी रहे अपने आप में, ज्यूरिस्ट भी बन गए, यानी कि दोनों का हसीन इम्तिजाज थे वो, और वो अपने इन मामलात में मॉडरेट थे। लेकिन बाद में आने वाले जो रिफॉर्मर्स जो इंडिया पाकिस्तान के हैं, जैसे सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, उसके बाद हम देखते हैं बंगाल में जो हाजी शरीयतुल्लाह, और उसके बाद टीटू मीर और बहुत सारे दूसरे रिफॉर्मर्स, जो भी मक्का में आता था वो इस इन्फ्लुएंस के अंडर ज़रूर आता था, जिसको वहाबी इन्फ्लुएंस या सल्फ़ी इन्फ्लुएंस कहते थे या प्योरिटेनिकल इन्फ्लुएंस बोलते थे। वो आके हिंदुस्तान में उस तहरीक को स्टार्ट कर देता था, और चूँकि पॉलिटिकल इस्लाम के ये दाई थे इस वजह से वहाँ पे आके जिहाद का ज़रूर वो ऐलान करते थे। जैसे सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जिहाद किया, जैसे कि शाह वलीउल्लाह ने जिहाद के लिए इन्वोक किया मुसलमानों को कि वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ लड़ें, जिस तरीके से टीटू मीर ने जिहाद किया, तो वो जिहाद के भी बहुत बड़े दाई थे। इस वक्त जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में चल रही हैं, जैसे अलकायदा है, जैसे दाइश है, जो चाहे वायलेंट हो, चाहे जिहादी नज़रिया रखती हो, चाहे पॉलिटिकल इस्लाम का नज़रिया रखती हो, उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इनके, इवन देवबंद मूवमेंट के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस मौजूद है इनके नज़रियात का, इब्न तैमिया का, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अदर। हालांकि उनमें बहुत सारा तसव्वुफ़ भी पाया जाता है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस मौजूद है, सारा नहीं। ख़ास तौर पे देवबंद में जो एक जो है वो फैक्शन है, क्योंकि दो फैक्शंस हैं। एक हयाती, जो ज़्यादातर तबलीगी जमात के लोग होते हैं और समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं और वो कब्रों से भी मांग लेते हैं। लेकिन एक और फैक्शन है जो है ममाती, जो सिपह सहाबा और तालिबान और ख़ास तौर पे जो जिहादी जैसे जैश मोहम्मद है, बहुत सारे ममाती वो वहाँ पे उनके अकीदे के बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हुए हैं और अब उनसे मांगना या फिर कब्रों से मांगना ठीक नहीं हो। तसव्वुफ़ के वो बहुत करीब हैं इस वहाबी इन्फ्लुएंस में। हम समझ सकते हैं कि फिर अलकायदा और तालिबान का किस तरीके से दोस्ती हो गई अफ़गानिस्तान में, क्योंकि इनके नज़रियात काफ़ी क्लोज़ हैं, 100% ना भी क्लोज़ हों तो भी। हनफी और वहाबी नज़रियात इसका मिक्सचर है देवबंद। हम आगे आते हैं, ये तो थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद इस हिस्से के ऊपर जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो 1920s में यहाँ पे जो ब्रिटिश जब हज्जाज से गए तो ऐसे डिवाइड पैदा कर गए ख़ानदान के मुख्तलिफ शहज़ादों के ख़िलाफ़ कि वहाँ का ख़ानदान एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया, जिसको फैसल ख़ानदान बोलते थे, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, आप नाम याद ना रखें। वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। यहाँ पे इब्न सऊद को मौका मिल गया, उन्होंने पीछे से इस इख्तलाफ का फ़ायदा उठाते हुए हिजाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और जब कब्ज़ा किया तो बड़े बड़े जो मज़ारात बनाए थे ऑटोमन्स ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की कबूर के ऊपर,
उसको सबको ख़त्म कर दिया और कब्रों को भी काफ़ी नीचे कर दिया, क्योंकि वो समझते थे कि ये इस्लाम के अकायद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इससे एक दिल में इतनी वेनरेशन पैदा होती है कि लोग सजदा भी करते हैं और लोग जाके उनसे दुआएं भी मांगते हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपने प्योरिटैनिकल नज़रियात के ज़रिए से वो सारा ख़त्म, जिसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में एक तहरीक भी स्टार्ट हुई थी इनके ख़िलाफ़, और जिस पर शायद शाह ने उन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई हदीस दिखा दें कि कब्रों के ऊपर इमारत बनाना जायज़ हैं तो मैं सारी सोने से बना दूंगा। लेकिन इसके ख़िलाफ़ भी काउंटर आर्गूमेंट्स बहुत सारे दिए थे यहाँ के हनफी उलमास ने। तो इस तरीके से एक प्योरिटैनिकल स्वीप है सऊदी अरेबिया में, हम देखते हैं कि और ये प्योरिटैनिकल सल्फ़ी, और पूरी दुनिया में जो वहाबी और सल्फ़ी नज़रियात हैं उनके लिए, उनके मदरसास के लिए, उनकी मस्जिदों के लिए बहुत सारे फ़ंड्स आते हैं सऊदी अरेबिया में से। ये तो हमारी डिटेल हो गई थोड़ी सी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर। हम देखते हैं इस एरिया, ये जो गल्फ़ के साथ साथ एरिया है, यहाँ पे माइनॉरिटी शियास रहते हैं, जो कि ज़्यादातर शिया असना अशरिया हैं, जो 12 इमामों के ऊपर यकीन रखने वाले, वो यहाँ पे रहते हैं। और रियाज़ जो है, यानी कैपिटल रियाज़ इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ से इब्न सऊद निकले थे, तो ये स्ट्रॉन्ग उनका बास्टियन था, इसलिए उन्होंने इसी को कैपिटल बनाया। और वो उनसे खौफज़दा रहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो किसी वक्त ईरान से जाके मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो शिया मुस्लिम्स हैं उन्होंने हमेशा ईरान से दूर रहने की ही कोशिश की है, मगर जो सही डर है वो यमन से जो ज़ैदी फ़िरका है शियाइज़म में, ये एक और फ़िरका है, दूसरा बड़ा फ़िरका है आफ्टर 12वर। तो ये ज़ैदी फ़िरका, और ये इनको फाइवर भी बोलते हैं क्योंकि ये 5 इमामों के ऊपर यकीन रखते हैं। इनसे सबसे बड़ा ख़तरा है क्योंकि यमन से ही लोग आए थे और एक दफ़ा तो मक्का मुकरमा में उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की। जो वहाँ पे जो ईरानी इनकलाब हुआ था, ईरानी इनकलाब के बाद जो शियास जो हैं उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी काबा के ऊपर, वो नाकाम हो गया। और जो सऊदी अरेबिया है वो सही इन्हीं से ही डरती हैं, इन एरिया में रहने वाले जो शियास हैं। तो थोड़े से माइनॉरिटीज़ में शियास हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि दे वर लिविंग अंडर परसिक्यूशन। तो ये तो थोड़ी सी रिलीजियस डिटेल होगी सऊदी अरेबिया की। अब हम दूसरी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं।